आज हम ज्योग्राफी में एक लेक्चर और आगे बढ़ेंगे। हमने एनवायरनमेंट की सीरीज़ स्टार्ट की है। आपने इसमें हमारा फर्स्ट लेक्चर देखा जिसमें हमने आपको अच्छे से एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, उसकी सारी कॉम्पोजिशन, उसके कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर क्लियर किए। सेकंड, हम एनवायरनमेंट को टारगेट कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में। फिज़िकल ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने फिनोमेनाज हमें बताने पड़ेंगे हम सारे डिटेल में बताएंगे कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए, लेकिन हमें इंडियन ज्योग्राफी की मर्यादा में रहना है। तो टॉपिक मोस्टली पॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में टारगेट करना है। तो हमने एनवायरनमेंट के पॉल्यूशन को टारगेट किया और हमने पहले एयर पॉल्यूशन का जिक्र किया। एयर पॉल्यूशन की बिगिनिंग हमने कल कर दी। हमने पॉल्यूशन के बारे में बताया, पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं बताया, हमने टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूशन की, हमने सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर के ऊपर WHO की लेटेस्ट रिपोर्ट 2018 को कोट करते हुए सारे एविडेंसेस देते हुए समझाया कि पर्टिकुलेट मैटर कंट्रीब्यूट कहाँ से होता है, होता क्या है, इसके इम्पैक्ट क्या है। हम आगे बढ़े, हमने फ्लाई ऐश के बारे में आपको अच्छे से पढ़ाया, कहाँ कहाँ से कंट्रीब्यूट होती है, किन किन चीज़ों को जन्म देती है और इसके क्या अल्टरनेटिव यूजेज हैं। हम आगे बढ़े, हमने नैनो पार्टिकल्स की स्टडी की। हमने आपको समझाया कि नैनो पार्टिकल्स कैसे नेचुरली कंट्रीब्यूट होते हैं, कैसे ये डस्ट क्लाउड्स को बनाने में रिस्पॉन्सिबल हैं, कैसे ये स्ट्रेटोस्फेयर की ओजोन को डिप्लीट करने में रिस्पॉन्सिबल है, कैसे ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन को जन्म देने में रिस्पॉन्सिबल हैं, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनाने में इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। ये सारे आस्पेक्ट हमने नैनो पार्टिकल्स में पढ़े और हमने ये देखा कि ये एटमॉस्फेयर में कैसे क्लींजर्स को, डिटर्जेंट्स को इंड्यूस करते हैं। वो डिटर्जेंट्स कौन से थे? हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स, जिनको हमने कहा कि ये कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स की, और यही हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स हैं जो डिफरेंट गैसेस के साथ कंबाइन होकर नए कंपाउंड्स को जन्म देते हैं, और वो कंपाउंड्स कई बारी स्टेबल हो जाते हैं, कई बारी अनस्टेबल। इसकी वजह से कभी आ जाते हैं एटमॉस्फेयर में, कभी चले जाते हैं। जो नहीं चाहिए उनको निकाल दिया जाता है, जैसे कि मीथेन है, एमोनिया है, ये निकल भी जाते हैं, और कुछ हैं जो कंसनट्रेट कर जाते हैं, जैसे ओजोन बन भी जाती है ट्रोपोस्फेयर में। सारी चीज़ें पढ़ी। अब हम आगे बढ़ेंगे। आज हम एक और दो नए पॉल्यूटेंट को बिगिनिंग में लेके सारे पॉल्यूटेंट आज आपको करा देंगे। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और बाकी वर्जन्स, लेड, बेंजीन, इथाइलिन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एस्बेस्टोस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सारे हम आज आपको कराएंगे। इसमें केस स्टडीज़ के मुताबिक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को उठाएंगे। डिटेल में जो रिसेंट स्टडीज़ नासा की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने नए टेक्निक्स को यूज़ करके बताया कि इंडिया का स्टेटस क्या है, चाइना से कंपैरेटिव स्टडी हम करेंगे। तो एक एक गैस को हम एग्जॉस्टिव वे में उठाएंगे ताकि आपको गलतफहमी रहती है कि ये क्वेश्चन शायद केमिस्ट्री से आया। अब क्वेश्चन आ गया है कि अगर एसिडिक हो चुकी है कोई लेक तो उसका सोल्यूशन फिर क्या है? तो आंसर इज़ लाइमिंग। आपको उसमें लाइम इंड्यूस करना है। अब आप कहेंगे क्वेश्चन केमिस्ट्री का, यस ये केमिस्ट्री की ब्रांच तो है, पर तो आप इसे एनवायरनमेंट में रहे हैं, पॉल्यूशन में, तो मल्टी प्रोन्स्ड क्वेश्चन टारगेट हो जाते हैं। आई बात समझ में? इसके लिए आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक जाने की नीड नहीं होती, लेकिन जब हम क्वेश्चन पेपर डिकोड करते हैं तो हमें ऐसा लगता है क्वेश्चन केमिस्ट्री से था या बायो से था। आप एनवायरनमेंट को ही इतनी डिटेल में हम पढ़ा रहे हैं कि आपके बायो केमिस्ट्री क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो सारी चीज़ों को टारगेट करेंगे। फिर जो इसमें से इश्यूज़ निकलेंगे बड़े बड़े, उनको हम आने वाले 1-2 लेक्चरों में डिटेल में, क्योंकि UPSC लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं तो चीज़ों को डिटेल में तो करना होगा सिविल सर्विसेज के एस्पेक्ट पे। शुरुआत करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। जब आप सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका कोई कलर नहीं है, वो ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है। कार्बन डाइऑक्साइड कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है। लेकिन जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसकी स्मेल बहुत ही नेस्टी है, बहुत ही पंजेंट है, बहुत ही पंजेंट स्मेल प्रोवाइड करती है। ये पहली बात इसके बारे में। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आपके जितने भी प्लैनेट हैं उनकी सीरीज़ अगर हम देखें, हमें सन से आगे आना है तो सन है। ये भी हमेशा छोटी छोटी बातें जो लाइफ की चीज़ें हैं, जो साइंस की, हमेशा अपने साथ रखा करो। तो सन है तो पहले मरकुरी, देन वीनस, देन अर्थ।
तो अर्थ थर्ड पोजीशन पे है ना, आप सभी जानते हैं। तो ये वीनस आ गया ना, वीनस जैसे इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। अगर आपको तारों के साथ कोई प्लेनेट दिख जाता है तो वो वीनस दिखता है ना इवनिंग में और मॉर्निंग में। तो वीनस के ऊपर जो गैस प्रेडोमिनेंट है वो कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रेडोमिनेंट ऑन वीनस, ये बात आप याद रखना, ठीक है, बड़े लेवल पर है ये। सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से कंट्रीब्यूट होती है, इसको समझना जरूरी है, कंट्रीब्यूशन इसका। तो इसके सोर्सेज नेचुरल भी हैं और मैनमेड भी हैं। नेचुरल सोर्सेज की बात अगर हम करें तो बड़े लेवल पर ये कंट्रीब्यूट होती है वॉल्केनिक इरप्शंस। जो वॉल्केनोज, जो ज्वार भाटा, हिंदी में कहते हैं ज्वार भाटा, जो वॉल्केनोज निकलते हैं उनमें से बहुत सारी गैसेस, वाटर वेपर, डेब्रिस एंड ऐश। अब ये देखिए, ये भी बता दिया, ये भी एमसीक्यू है। कहने का मतलब कि चीज़ों को साथ ही लेके चला करो कि कभी कुछ रट्टा ना मारना पड़े। तो वॉल्केनो से डेब्रिस, वाटर वेपर, स्मोक, सूट, गैसेस एंड ऐश, खत्म। और बाकी मैग्मा तो निकलेगा ही, लावा तो निकलेगा ही। ये जो है ये निकलते हैं। फिर उसमें से कुछ और चीज़ें भी निकलती हैं, जैसे बम्बार्ड्स भी निकलते हैं, शूटिंग स्टोन्स भी निकलते हैं, वो अलग बात है। मेन ये चीज़ें निकलती हैं। तो ये जो गैसेस निकलती हैं इनमें सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है। अब आप कहेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड जहाँ पे वॉल्केनो है उसके विसिनिटी को ही इम्पेक्ट करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जहाँ पे वॉल्केनो है वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड आई एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर पे इम्पेक्ट किया। अगर वो कोई नए कंपाउंड में कन्वर्ट हो गई है या उसने नए डेरिवेटिव दे दिए, मतलब बाय प्रोडक्ट जैसे सल्फेट, तो वो हवा में सस्पेंड कर जाएंगे एज अ पार्टिकुलेट मैटर, क्योंकि पार्टिकुलेट मैटर क्या थे? सल्फेट, कार्बन, नाइट्रेट एंड क्रस्टल मटेरियल जैसे डस्ट और सूट, यही थे ना पार्टिकुलेट मैटर। तो सल्फर डाइऑक्साइड का कोई एज अ डेरिवेटिव, एज अ बाय प्रोडक्ट सल्फेट भी मिल जाएगा आपको। तो कुल मिलाकर के अगर इस फॉर्म में है तो या तो हैवी है तो एयर में सस्पेंड कर जाएंगे, सॉरी हल्के हैं तो एयर में सस्पेंड कर जाएंगे, भारे हैं तो ज़मीन पे, पत्तों पे, पेड़ों पे टिक जाएंगे, एग्रीकल्चरल फील्ड में बिखर जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड और अदर एस्पेक्ट्स। तो ये लोकल एरिया को इन्फ्लुएंस किया इस वे में। जबकि इसके अलावा आप एक चीज़ जानते हैं कि सपोज़ कीजिए ये ग्लोब है, आप सब जानते हैं कि ग्लोब पे टेम्परेट लैटिट्यूड्स यानी कि ग्लोब दिखाई देते हैं, तो फिर बात बनेगी, चलता रहने दो आपको। ग्लोब ले ये देखिए, ये ग्लोब है। अगर हम ग्लोब की बात करें, ग्लोब पे कई तरह की हवाएं चलती हैं। अब कुछ हवाएं तो हैं जो सरफेस पे चलती हैं, आप देख पाते हो, लेकिन कुछ हवाएं हैं जो सरफेस से 10-12 किलोमीटर ऊपर चलती हैं, जहाँ पे जो आपकी ट्रोपोस्फेयर है उसकी जहाँ बाउंड्री बन रही है, ट्रोपोपॉज, उसकी विसिनिटी में चल रही है। और ये वेस्ट से ईस्ट पूरे ग्लोब को कवर कर रही हैं। पहली बात तो ये सरफेस पे नहीं चल रही, ये आपको महसूस नहीं होंगी। अगर आप हवा में जेट एयरप्लेन लेके जा रहे हैं तो महसूस होंगी। तो पहली बार इनका पता ही तब लगा था जब सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका से हवा में जेट एयरप्लेन जापान जा रहे थे, तो उनको जाने में बड़ा टाइम लगा, शायद उनको रोका किसी ने रास्ते में, लेकिन जब वो जापान से उड़े और वापस अमेरिका गए तो बड़ी जल्दी पहुंच गए, शायद उनको किसी ने धक्का दिया। तो इसलिए इन हवाओं का नाम क्या पड़ गया? जेट स्ट्रीम्स, क्योंकि जेट प्लेन की वजह से पता लगी तो जेट स्ट्रीम। तो ये हवाएं मिडिल लैटिट्यूड्स में, यानी कि 40 डिग्री लैटिट्यूड से अबव 60 डिग्री के बीच पूरे ग्लोब पे ही रहती हैं, बट इस पर्टिकुलर एरिया में पूरा सरकम नेविगेट करती हैं ग्लोब को, और सारा साल चलती हैं। तो सारा साल चलती है इसलिए इन्हें कहते हैं परमानेंट विंड, पूरे प्लैनेट को कवर करते हैं इसलिए इनको कहते हैं प्लैनेटरी विंड, और इनका नाम है जेट स्ट्रीम्स, और इनको हम वेस्टर्ली भी कह देते हैं। अब कहीं पर भी वॉल्केनो इरप्ट हुआ तो ये जेट स्ट्रीम के इन्फ्लुएंस में वो सल्फर डाइऑक्साइड उस पर्टिकुलर वॉल्केनो की साइट तक सीमित नहीं है,
वो रीजनल भी हो सकती है और ग्लोब के पूरे दूसरे एंड तक भी जा सकती है। तो इसकी वजह से अगर आपको MCQ पूछ लिया जाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन किसी भी एरिया में बढ़ाने में जेट स्ट्रीम का भी रोल है क्या? यस, क्योंकि जेट स्ट्रीम जो 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे चलती जा रही है बहुत स्पीड पे, वो किसी वॉल्केनो से निकली हुई सल्फर डाइऑक्साइड को अपने साथ अपने लपेटे में लेके आगे ले जा सकते हैं। और कोई ऐसी जगह जहाँ पे वॉल्केनो इरप्ट ही नहीं हुआ, वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। तो वॉल्केनो इज़ अ काइंड ऑफ सोर्स फॉर सल्फर डाइऑक्साइड। अगला एस्पेक्ट, बायोलॉजिकल डीकम्पोजिशन। बायोलॉजिकल डीकम्पोजिशन, सीवेज मटेरियल। अब वॉल्केनिक इरप्शन मटेरियल एकमुलेट हो गया, या कोई बायोलॉजिकल मटेरियल जैसे पेड़ पौधे पत्ते जीव जंतु कोई भी, इनकी डेथ के बाद जब इनका डिके होना शुरू होता है, तो जो डिके वर्जन है वो डिके हो रहा है ड्यू टू द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और उस डिके की वजह से एक चीज़ मिलती है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है फिर इसका होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करती है ऑक्सीडेशन, और फिर आपको फाइनल वर्जन मिलने शुरू हो जाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के। आई बात समझ में? तो कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल अगर एग्जिस्ट कर रहा है, उसके डिके से अगर हाइड्रोजन सल्फाइड क्रिएट हो रहा है, उससे जब फर्दर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उससे आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिल सकता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के नेचुरल सोर्सेज हैं, इस वे में आपको मिलती है। लेकिन आज परेशानी है, मेन चर्चा है मैन मेड। 99% कंट्रीब्यूशन आज एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड का मैन मेड है, और ये मैन मेड कंट्रीब्यूशन किस वे में काम करता है उसे हम समझते हैं। थोड़ी स्पीड इंटेंसिटी बढ़ाएं ताकि आप थकें ना, नींद ना आए, या फन मूड में दें कल की तरह। कैसे चाहते हो, मतलब आप बताओ, आप मालिक हो। मजाक में लेक्चर चाहते हो कि इंटेंसिटी में चाहते हो कि एकदम स्लो वाला चाहते हो? कौन सा मूड है आज? जल्दी बताओ, लेक्चर देना कल की तरह एक्टिंग के साथ। अच्छा चलो, एक्टिंग तो अब ओरिजिनल है, नेचुरली है, आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। इधर आओ। तो मैन मेड सोर्स कौन से है? मैन मेड सोर्स में सबसे इम्पोर्टेंट है जब आप कोयला जला देते हो। क्या? कोयला, कोल। देखिए, कोल को बर्न क्यों किया जाता है? मोस्टली थर्मल पावर प्लांट्स। अब होता पता क्या है, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जिनमें मेनली इंडिया आ जाता है, चाइना अब आगे बढ़ गया है, लेकिन पहले हम काउंट इसी में करते थे डेवलपिंग में। इसमें क्या रहता है कि आप ग्रोइंग इकोनॉमी है, आप सभी की सभी कंट्रीज़, पहले ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, पोर्तुगीज़ या स्पेनिश, कोई ना कोई यूरोपियन पावर आप पे रूल कर रही थी, या फिर अमेरिका भी। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई और आप सब आज़ाद हुए। आज़ाद होने के बाद लास्ट 50 ईयर्स में आप लोगों ने रैम्पेंट ग्रोथ की, और वो ग्रोथ में आपका सबसे बड़ा फोकस रहा इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्री जब आप लगाते हैं तो सबसे मेन कंट्रीब्यूशन टू रन द मशीन्स, दैट इज़ एनर्जी। एनर्जी के आपके अलग अलग सोर्सेज थे। कुछ इंडस्ट्रीज़ आज भी भट्ठियों में, बर्नर्स में या फर्नेसेस में कोल यूज़ करती हैं, कुछ नेचुरल गैस यूज़ करती हैं, कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे कि डीजल और अदर ऑयल यूज़ करते हैं, कुछ फर्नेस ऑयल यूज़ करते हैं, कुछ लिक्विफाइड नेचुरल गैस। सारा का सारा कहाँ से आ रहा है? ज़मीन के अंदर से। ऑल आर फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल मने जीव जंतु, पेड़ पक्षियों के मर जाने से, उनके जीवाश्मों से, उनके फॉसिल से जो क्रूड बना है वो आपको दिख रहा है। तो अल्टीमेटली आप बर्न तो फॉसिल्स ही कर रहे हो, कोयले की फॉर्म में करो या क्रूड की फॉर्म में करो, उसमें बड़े लेवल पर किसी समय में वो जिंदा रहे हैं ना, ऑर्गेनिक मैटर रहे हैं, तो उनमें बड़े लेवल पर कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोकार्बन्स HC
बड़े लेवल पर हाइड्रोकार्बन्स तो होते ही होते हैं। तो आप लोगों को कोई भी पूछे आप कौन से मटेरियल बर्न करके एनर्जी गेन करते हो, हाइड्रोकार्बन्स। ओके, अब एनर्जी चाहिए, एनर्जी का एक सोर्स जहाँ पर ये कोल है, जहाँ पर क्रूड है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी तो है, बिजली भी तो है। आज हम अगर अभी एनर्जी की बात करें तो हम अपने यहाँ पर बहुत सी चीज़ें तो इलेक्ट्रिसिटी से ही रन कर रहे हैं। एयर कंडीशन एक आस्पेक्ट है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए ये देशों ने सबसे पहले जो चीज़ यूज़ की है उसमें कोल मेन है। अब आज हमारी कंट्री में जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसका 67% तो थर्मल है, और वो थर्मल में 80 to 85% कोयला यूज़ हो रहा है। कुल मिलाकर के आज भी आपकी कंट्री का मेन जो स्टॉक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो थर्मल से आता है। ठीक है, न्यूक्लियर है, हाइड्रो पावर है एंड अदर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी है, बट थर्मल इज़ प्रोडोमिनेंट। थर्मल माने हीट, और उस थर्मल एनर्जी को पैदा करने के लिए यूज़ करते हैं आप कोयला, कोल 85% तक। तो ऐसे में आपकी कंट्रीज़ में कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट तो डोमिनेंट है, और इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स में खासियत यह है कि कोयले के अंदर 3% कंटेंट होता है सल्फ़र का, 3% कंटेंट होता है सल्फ़र का। तो ये सल्फ़र सीधा सीधा जब आप कोयला बर्न करेंगे तो बर्न तो होता ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके है, तो ऑक्सीडेशन होती है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है। तो थर्मल पावर प्लांट से, पेट्रोलियम रिफाइनरी से क्योंकि उनमें भी सल्फ़र होता है, फर्टिलाइज़र प्लांट से, फर्टिलाइज़र्स प्लांट, तो पेट्रोलियम रिफाइनरीज है, थर्मल पावर प्लांट है, फर्टिलाइज़र्स हैं, और जितना भी वेहिकुलर एमिशन है, ट्रांसपोर्ट के जितने भी जरिए हैं, क्योंकि उनमें भी आप हाइड्रोकार्बन यूज़ कर रहे हो। रेलगाड़ी में भी कोयला यूज़ करते थे एक टाइम तक आप, अभी तक भी यूज़ होता था। तो गाड़ियाँ ले लें, मोटरसाइकिल, कार, पेट्रोल, डीजल सब यूज़ हो रहा है। तो वेहिकुलर एमिशन, ये है मैन मेड सोर्सेज जिनसे सल्फ़र कंट्रीब्यूट हो रहा है एटमॉस्फेयर में, सल्फ़र डाइऑक्साइड। एक स्टडी की गई और इस स्टडी की रिपोर्ट 2018 के दौरान बहुत चर्चा का विषय बनी रही। स्टडी क्या थी, इसमें मेन साइंटिस्ट नासा के थे और इसमें एक नया मेथड फॉलो किया गया था। मेथड हुआ करता था ओजोन मॉनिटरिंग इंडेक्स, OMI, ओजोन मॉनिटरिंग इंडेक्स। स्टडी क्या बताती है, इंडिया का सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये दावा करता था कि भारत में एज़ कम्पेयर टू 2005, अभी जो डाटा जिस समय पे उन्होंने दावा किया था 2010 ऑनवर्ड्स, सल्फ़र डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन रिड्यूस हुआ है। ओजोन मॉनिटरिंग इंडेक्स स्टडी ने सारा का सारा दावा ही खोखला कर दिया और उल्टा कर दिया। क्यों? ये स्टडी ये बताती है कि 2010 में ही पहले तो भारत अमेरिका को क्रॉस कर गया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को सल्फ़र डाइऑक्साइड एमिशन में, और सेकंड नंबर पे आ गया था। लेकिन फर्स्ट नंबर पे कौन था? चाइना। लेकिन चाइना जो इतने बड़े लेवल पर हाइड्रोकार्बन्स बर्न करता था और सल्फ़र डाइऑक्साइड एमिटर था, खासियत क्या हुई है अभी, चाइना ने बड़े पैमाने पर अपनी सल्फ़र डाइऑक्साइड एमिशन को कंटेन कर लिया। कितने पैमाने पर? 75%। जबकि चाइना ने कोल बर्निंग पहले से 50% बढ़ाई है, जबकि चाइना ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पहले से 100% बढ़ा दी है, और ऐसे में सल्फ़र डाइऑक्साइड एमिशन 75% घटा दी। ये कैसे किया? उसने एमिशन कंट्रोल मेजर्स अपनाए, एमिशन को कंट्रोल किया। और इसके कॉन्टेक्स्ट में इससे बिल्कुल उल्टा इंडिया ने 2005 से 2011-12 के बीच में सल्फ़र डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन 50% इंक्रीज़ कर दिया है। इसका मेन सेंटर और मेन एरिया किसको माना गया, उसके लिए मैं आपको इमेजेस दिखाऊंगा, एंड दे आर द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ सिविल सर्विसेज टाइप, कि किस एरिया में क्या कंसेप्ट हुआ, क्यों हुआ। इस इमेज को आप ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पर दो इमेजेस हैं। जब हम पहली इमेज देखते हैं, इस इमेज में जो ग्रीन पैचेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ से सल्फ़र डाइऑक्साइड कंसंट्रेट हो रहा है। ओके, क्लियर है। लेकिन अब ये 2005 का इमेज है। अब मैं आपको 2010 का इमेज दिखाता, 2011-12 का इमेज दिखाता हूँ। ये नहीं दिख रहा, मोबाइल में नहीं कैच होता, ऐसा कैसे हो सकता है? अब
तो छोड़ो, बच्चों को समझ आ रहा है, उधर भी समझ आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये पर्टिकुलर इमेज को ऑब्जर्व करो, ये 2011-12 ओजोन मॉनिटरिंग इंडेक्स से ली गई। इसमें ग्रीन पैचेस भी डार्क हो गए, रेड पैचेस भी नज़र आ रहे हैं, और आपको मेन चीज़ क्या नज़र आ रही है इसके कंपैरेटिवली, इस इमेज को यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये एरिया हाईली कंसंट्रेटेड है। मतलब महाराष्ट्र का ईस्टर्न एरिया माने विदर्भ, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। क्यों? क्योंकि ये एरिया है कंट्री का जहाँ पर मेजॉरली कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कंसंट्रेटेड हैं। और भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश सिंगरौली में ऑपरेट हो चुका है। 4730 मेगावाट बिजली बनाएगा 2012 से। अब कुल मिलाकर के हम और नए थर्मल पावर प्लांट्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमने अभी अभी रिजल्ट देखा कि हाई लेवल पर सल्फर डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ा। अब सल्फर डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन में वेरिएशन क्यों आई? तो उनका कहना यह है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ऑन ग्राउंड डाटा लिया। ऑन ग्राउंड डाटा का मतलब उन्होंने अर्बन सेंटर से डाटा कलेक्ट किया है, क्योंकि मोस्टली हमारी कंट्री में गैशियस कंसंट्रेशन के रिलेटेड डाटा अर्बन एरिया से ही कलेक्ट किया जाता है, जबकि हमारे मेजॉरली सभी के सभी पावर प्लांट्स जो थर्मल बेस्ड हैं वो रूरल एरियाज़ में ऑपरेट कर रहे हैं। जब इन्होंने ओजोन मॉनिटरिंग इंडेक्स से सारा डाटा लिया तो इन्होंने एग्जैक्ट साइट का डाटा ले लिया, और वो थे रूरल एरियाज़, तो इस वजह से ये बड़े लेवल पर कंसंट्रेशन को पकड़ पाए। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। 370 मॉनिटरिंग स्टेशन जो इंडिया ने यूज़ किए, उनमें से 270 मॉनिटरिंग स्टेशन तो अर्बन एरियाज़ में ही थे। तो इससे एक मिथ ब्रेक हो गया कि हमें सिर्फ अर्बन एयर का ही ख्याल नहीं रखना। आज जो बड़े लेवल पर प्रभावित हो रहा है हेज़, मिस्ट, फॉग एंड पर्टिकुलेट मैटर से वो विलेजेस भी हैं जिसमें थर्मल पावर प्लांट मेन कंट्रीब्यूटर है। अपने आसपास की हवा का जो क्वालिटी है उसे वो रिड्यूस कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा, इसका दूसरा कारण ये रहा कि इतने बड़े पैमाने पर ये क्यों बढ़ा सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन। वैसे तो कोल में 3% सल्फ़र होता है, लेकिन भारत में जो आसाम से कोल आता है उसमें सल्फ़र का कंटेंट रिलेटिवली काफ़ी हाई रहता है, और ये थर्मल पावर प्लांट्स आसाम से आने वाला कोल भी यूज़ करते हैं। ये बात क्लियर हुई। और तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न कि क्यों बढ़ा सल्फ़र डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, इसी एरिया में बड़े लंबे समय से चंद्रनगर पावर प्लांट जो कि महाराष्ट्र, वहाँ के नागपुर का एरिया सारा, वहाँ के कई सारे इन्वायरमेंटलिस्ट लंबे समय से कैंपेन कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि वहाँ के पावर प्लांट में जो इक्विपमेंट्स हैं उन्हें रिप्लेस किया जाए। क्यों? 25 ईयर एज वैलिडिटी थी, और आज सारे के सारे 25 ईयर को क्रॉस हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन कोई भी रिप्लेस नहीं हुआ है। इसकी वजह से उनका सल्फर डाइऑक्साइड को न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, और पॉल्यूटेंट एमिशंस को रिड्यूस करने की पोटेंशियल अब उनमें नहीं है। इस वजह से ये बढ़ रहा है। तो आउटडेटेड मशीनरी, इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी, इनकेपेबल हैंडलिंग एंड लैक ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस, हाई सल्फर बेस्ड कोल फ्रॉम द असम एंड द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ ऑब्जर्वेशन। स्टडी ये कहती है कि आने वाले दिनों में आपको बड़े पैमाने पर नए और पॉल्यूटेंट और बढ़ा हुआ स्तर दिखेगा भारत में, कम नहीं होगा। रीज़न, अब तक भारत के पास इवेल्युएटिंग मेथड नहीं थे, मॉनिटर करने के इक्विपमेंट्स उस लेवल पे नहीं थे। ऐसा नहीं है कि सल्फर डाइऑक्साइड आज ही कंसंट्रेट हुई है, कंसंट्रेशन इसका समय लंबे से ही था, लेकिन पकड़ में नहीं आई थी। आज ये पकड़ में आई है, इसलिए इतने हाई नंबर्स हमें दिख रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये नंबर्स और बढ़ेंगे। जहाँ ये एक तरफ डिसहार्टनिंग है, वहीं पर ये एक तरफ आई ओपनर भी है। ये आपको बेटर वे में इन टॉक्सिक चीज़ों के साथ टैकल करने में हेल्प करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो ये सारे पर्टिकुलर रीसेंट स्टडीज़ हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड को लेकर के। इसमें मेजर कंट्रीब्यूटर ये माना गया है कि आज भी भारत में 100 मिलियन हाउस होल्ड, भारत की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो समवेयर अराउंड 1240 मिलियंस के अराउंड आपको पॉपुलेशन मिलती है। इनमें से 100 मिलियन हाउस होल्ड्स आज भी जो कि विलेजेस में हैं, और उनका 80% विलेजेस में एंड 20% अर्बन हाउसेज हैं, जो आज भी अपनी कुकिंग एंड हीटिंग पर्पसेस के लिए बायोफ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं। बायोफ्यूल्स माने कि बायोमास का, यानी कि ड्राई ग्रासेस। तो ड्राई ग्रासेस चुनी जाती हैं, उन्हें मिट्टी में लेपा जाता है, फिर उनके केक बनाए जाते हैं और उन्हें सुखाया जाता है। दूसरा, हे, फसलों से बची हुई ग्रास, चाहे वो गेहूँ है, चाहे वो चावल है, पैडी है, उसको छोटे छोटा चॉप करके या फिर उसे किसी वे में बर्न किया जाता है, या फिर उसे भी मिट्टी में मिक्स किया जाता है। तीसरा, स्मॉल वुड पार्टिकल्स,
उनको जलाने का काम किया जाता है, जिसे हम स्मॉल फायरवुड कहते हैं। चौथा, क्रॉप रेजिड्यूज़। आप देखेंगे कि पंजाब के इलाके में और बाकी स्टेट्स में भी जाएंगे, अगर मक्की लगाई है तो मक्की निकालने के बाद, दाना निकालने के बाद उसका वो जो बच जाता है वो रीजन, उसको भी एज अ तुक्का, एज अ गोले यूज़ कर लेते हैं जलाने के लिए। इस तरह के ऑर्गेनिक रेजिड्यूज़ सारे एग्रीकल्चर। और सबसे एंड में काऊ डंग। ये सारी चीज़ें जो हैं, जब इन्हें सुखा करके बर्न किया जाता है, ये कोल से 5 टाइम ज़्यादा स्मोक एंड पर्टिकुलेट मैटर कंट्रीब्यूट करते हैं। ये माने जा रहे हैं आज भारत के लिए अभिशाप। आज हमारी कंट्री को अगर हम देखें तो जो मैंने कल आपको WHO की स्टडी बताई थी, उसमें अगर पर्टिकुलेट मैटर्स और एयर पोल्यूशन की वजह से 42 लाख मौतें हुई हैं, तो 38 लाख इंडोर एयर क्वालिटी की वजह से हुई हैं। 42 लाख डेथ इन टोटलिटी एयर क्वालिटी में आए रिडक्शन की वजह से हुई हैं, और 38 लाख डेथ इसमें से इनडोर एयर क्वालिटी। 2 एयर क्वालिटीज़ होती हैं, एक एम्बिएंट एयर क्वालिटी माने द आउटडोर, एक इंडोर एयर क्वालिटी। और इंडोर एयर क्वालिटी में ये जो गिरावट है, उसका कारण है गरीबी, पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस ऑफ दीज पर्टिकुलर कंट्रीज़। ये मोस्टली एशिया एंड अफ्रीका के एरियाज़ में ही पाया गया। जितना भी एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, इस एयर पोल्यूशन का जो मॉड्यूल रखा था उन्होंने, 4300 शहर जिन्हें मेगा सिटीज़ कहा गया, उनकी स्टडी की गई। उनमें से जब ये देखा गया कि डेथ रेट कहाँ है, तो 90% वो सारा का सारा डेवलपिंग कंट्रीज़ की मिडल एंड लो इनकम ग्रुप में था। यानी कि डेवलपिंग कंट्री पहला कैरेक्टर, तो डेवलप्ड कंट्री कम प्रभावित है, और उनमें भी मिडल एंड लो इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप इससे प्रभावित नहीं है उस लेवल पे। और डेवलपिंग कंट्री में भी डेवलपिंग कॉन्टिनेंट वाइज सबसे पहला जो सबसे डिवास्टेटिंग रिजल्ट था वो अफ्रीका एंड एशिया की डेवलपिंग कंट्रीज़ थी। उसके बाद मेडिटेरेनियन एंड ईस्टर्न यूरोप की डेवलपिंग कंट्रीज़, उसके बाद अमेरिका की डेवलपिंग कंट्रीज़। तो डेवलपिंग कंट्री में भी वेरिएशन है, और डेवलप्ड एंड डेवलपिंग का वेरिएशन, और डेवलपिंग में भी मिडल एंड लो ग्रुप, और लो में भी पॉवर्टी स्ट्रिकन सेक्शन। क्यों? क्योंकि इनके पास क्लीन फ्यूल का एक्सेस नहीं है। इन्हें हीटिंग एंड कुकिंग के लिए आज भी कोक स्टोव्स का यूज़ करना पड़ता है। कुक स्टोव क्या है? चूल्हा। और चूल्हे में ये सारी चीज़ें करने का काम करते हैं। इससे हो क्या रहा है कि बड़े पैमाने पर इन विलेजेस में जो स्मोक एंड पार्टिकल्स हैं, ये सीधा वुमेन इनहेल करती है, और इसे इनहेल करने के बाद जो उसके गर्भ में संतान है, उसमें कई तरह की डिफॉर्मिटीज़ एंड इम्यूनिटी का लैक है, जिसकी वजह से आज भारत में ही नहीं, अफ्रीका और अदर डेवलपिंग वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं, उनमें बच्चों की ग्रोथ स्टंटेड है, उनमें इम्यूनिटी नहीं है, वो माल न्यूट्रिशन है। उसका रीज़न है इंडोर एयर पॉल्यूशन, और उसका रीज़न है लैक ऑफ क्लीन फ्यूल टेक्नोलॉजीज़, लैक ऑफ क्लीन फ्यूल, लैक ऑफ कुकिंग फ्यूल एंड लैक ऑफ हीटिंग फ्यूल, लैक ऑफ लाइटिंग फ्यूल, जिसे वो आज भी उस लेवल पर यूज़ कर रहे हैं। इसको इस रिपोर्ट में भारत का मेन दंश माना गया है। इसलिए इमीडिएटली हमें इनको क्लीनर फ्यूल टेक्नोलॉजीज़ देनी होंगी और अच्छा फ्यूल देना होगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना मानी गई थी, जो इन ग्रामीण इलाकों में पिछड़े और गरीब लोगों को LPG सब्सिडाइज्ड कनेक्शन देने का एक मुहिम थी। वो इंडोर पॉल्यूशन को ही कम करना था। आई बात समझ में? इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये जो स्टडी पाई जा रही है कि सल्फर डाइऑक्साइड का कंटेंट भारत में इस लेवल पे बढ़ रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में इस लेवल पे बढ़ रहा है, इसका दूसरा मेन कारण पाया गया गवर्नमेंट के लॉज। देखिए, जब इंडोर पोल्यूशन बढ़ता है तो उसका रीज़न आपको मान के चलना है। अब इंडोर पोल्यूशन जो होता है ना बच्चे, ये सारी वो बातें जो मेनली आपको क्लियर होनी चाहिए। इंडोर पोल्यूशन होता है ड्यू टू द बैकवर्डनेस, ड्यू टू द पॉवर्टी, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजीज़। लेकिन जो आउटडोर पोल्यूशन होता है वो मोस्टली होता है ड्यू टू द लॉज ऑफ द कंट्री, लॉज ऑफ द स्टेट एंड डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द फ्यूल। ये कैसे? आपकी कंट्री की अगर बात करें तो मेजॉरली बहुत सी चीज़ें जो हैं वो रेगुलेटेड रही, जैसे कि फ्यूल रेगुलेटेड रहा, एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग रही, डीजल के प्राइजेज़ आपने कोट किए, पेट्रोल के प्राइजेज़, आज आपने उन्हें फ्री तो कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्शली रेगुलेशन आज भी अप्लाई है। जानबूझ करके कैरोसिन सबसे सस्ता रखा गया, क्योंकि ये माना गया कि ये सोशल सर्विस है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें सोशल सर्विस की तरफ, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने की बात करता है। तो विलेजेस लेवल पर ऐसा लगता था कि लाइटिंग पर्पज़ के लिए कैरोसिन प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज सोशल जस्टिस।
इसलिए उसे सस्ता रखा गया। राशन कार्ड पे दिया जाता था। फिर स्टोव भी जलता था उससे। फिर डीजल को उससे थोड़ा महंगा रखा गया पर पेट्रोल से सस्ता। कारण ये दिया गया कि इससे जो डीजल पंप सेट चलते हैं जिससे खेतों को पानी लगता है, तो ये इसलिए ज़रूरी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इसी पे है। फिर उससे पेट्रोल को महंगा रखा गया, उसे लग्जरी आइटम माना गया। इसकी वजह से मेजॉरिटी लोगों ने डीजल व्हीकल्स, डीजल गाड़ियाँ, डीजल प्रोडक्ट्स यूज़ किए। और कीमतों का अंतर होने की वजह से भारत में एक ख़ास समस्या पाई जाती है, एडल्ट्रेशन ऑफ द फ्यूल। डीजल ऑटो, डीजल टैक्सीज़ में केरोसिन सस्ता होने की वजह से मिक्स किया। और जब आप इस तरह से फ्यूल एडल्टर करते हैं, उसकी वजह से बड़े लेवल पर जो अनबर्नड मटेरियल है वो डेडलीस्ट कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन बन के बाहर आता है और कई तरह के पर्टिकुलेट मैटर्स को कंट्रीब्यूट करता है, जिससे आउटडोर पोल्यूशन हो रहा है। तो ये हैं गवर्नमेंट लॉज, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जिसकी वजह से आउटडोर पोल्यूशन इस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर पाया गया। तो कुल मिलाकर के इस तरह के कई सारे कारण रहे जिसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ता ही चला जा रहा है पिछले कई सालों के अंदर। और भारत अब अलार्मिंग रेट पे एक पोजीशन पे खड़ा है जिसे उसे निपटना है। अब हमें आगे एसिड रेन को डिस्कस करना है और उससे रिलेटेड कई फेनोमेनास को। इसके लिए सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ हमें ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी अभी चर्चा करना है। फिर हम दोनों को कंबाइंड वे में आगे लेके परस्यू करेंगे। जब हम बात नाइट्रोजन ऑक्साइड की करते हैं तो ये एक तरह का जेनेरिक नेम है, NOx, फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। आप नाइट्रोजन के सभी ऑक्साइड्स को एक जेनेरिक नेम से जानते हैं। NOx, इट इज़ अ जेनेरिक नेम फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ से आता है, कहाँ से मिलता है? अगर थर्मल बेस्ड कोल पावर प्लांट से, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है तो मेनली फॉसिल फ्यूल्स यानी कि क्रूड मिनरल ऑयल्स के बर्न होने से हमें नाइट्रोजन मिलता है। आई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसका मेन सोर्स अगर आप देखें तो मिनरल ऑयल है, उनके बर्न होने से मिलता है मोस्टली पेट्रोलियम प्रोडक्ट। और ये आपको मेनली कहाँ से मिलेंगे? जो इंटरनल कंबशन इंजन्स रहते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन्स। इसका क्या कारण है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में 78.08% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, यानी कि ये एटमॉस्फेयर को इनर्ट बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये ना होती तो हो सकता है ऑक्सीजन सभी चीज़ों को कंबस्ट कर देता। नाइट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एटमॉस्फेयर को इनर्ट बनाए रखती है। अगर मोमबत्ती को जलाने का काम ऑक्सीजन करता है, उसे ना जलने देने का काम नाइट्रोजन करता है। आई बात समझ में? लेकिन नाइट्रोजन एक तरफ इनर्ट है, लेकिन अगर नाइट्रोजन के कंपाउंड बन जाएं तो ये फिर बहुत ही रिएक्टिव है। नाइट्रोजन इज़ नॉन रिएक्टिव, नाइट्रोजन इज़ इनर्ट, बट नाइट्रोजन के कंपाउंड्स आर रिएक्टिव। वो कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, ये फिनोमेना को हमें समझना है, फिर हमें सारी कहानी समझ आ जाएगी। नाइट्रोजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें प्लांट, एनिमल एंड आप आते हैं, प्लांट्स का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक रहता है, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, ये जो है इसमें नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन ही इस बिल्डिंग ब्लॉक को बनाने में मदद करता है। फ्रूट्स खाते हैं आप, पत्तियां खाते हैं, एनिमल ये सब खाते हैं, आप भी ये सब खाते हैं। ऐसे में आपका भी जो DNA, अमीनो एसिड, जो प्रोटीन्स हैं, वो बेसिकली नाइट्रोजन से ही हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो नाइट्रोजन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी। अब होता क्या है, नाइट्रोजन सिंपली एग्जिस्ट कर रहा है और नाइट्रोजन में इतनी ताकत नहीं है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाए अंडर द एम्बिएंट टेम्परेचर। मतलब जो भी सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, उस नॉर्मल टेम्परेचर में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का मिलन नहीं होता, ऑक्सीडेशन नहीं होती। इसे बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए टू रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। और वो हाई टेम्परेचर 2 से 3 कंडीशंस में मिल जाता है। पहला, इंटरनल कंबशन इंजन्स। इंटरनल कंबशन इंजन में इस लेवल पर हीट क्रिएट होती है जिसकी वजह से नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनते हैं। तो अब नाइट्रोजन इनर्ट था,
लेकिन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन तो एक कंपाउंड हैं और ये कंपाउंड रिएक्टिव है, पहली बात। दूसरा, बिजली कड़कना। मैंने आपको अक्सर बताया कि जनवरी फरवरी के महीनों में पंजाब में जो बारिश आती है, जो कहाँ से आती है? यूरोप से, मेडिटेरेनियन सी से, जो पंजाब हरियाणा यूपी की खेती के लिए बहुत ज़रूरी। अगर वो बारिश ना आए, उसमें बिजली ना चमके, तो जो गेहूँ लगा है, पूरी वीट लगी है पंजाब में जो अभी कट रही थी, उसको दाना अच्छे से नहीं पड़ेगा। कारण, जब बिजली चमकती है एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन जो है उसकी फॉर्म कन्वर्ट होती है और उसी समय नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। आई बात समझ में? और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आपको देखने को मिलते हैं। जब बिजली कड़कने से तापमान बढ़ता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने का काम करता है, और यही जब अल्टीमेटली पानी वाटर वेपर के साथ मिल जाता है तो नाइट्रिक एसिड्स बन जाते हैं, और नाइट्रिक एसिड एसिड रेन का आधार है। सिंपल। तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के बीच के रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए आपको तापमान की आवश्यकता है। वो तापमान या तो आप प्रोवाइड कर दीजिए किसी थर्मल पावर प्लांट में, वो तापमान या तो आप प्रोवाइड करिए इंटरनल कंबशन इंजन गाड़ियों में, वो तापमान या तो आप प्रोवाइड कर दीजिए बिजली चमका के। तो लाइटनिंग से, इंटरनल कंबशन इंजन से, थर्मल पावर प्लांट्स, इन सभी सोर्सेज से आपको ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मिलते हैं। या तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होंगे, या तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होंगे, या तो वो नाइट्रस ऑक्साइड होंगे, किसी भी फॉर्म में आपको अलग अलग, या वो नाइट्रिक एसिड होंगे, या तो वो आपको नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में मिलेंगे, या वो नाइट्रस ऑक्साइड होंगे, या वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होंगे। आपको ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन देखने को मिलते हैं, और ये जो कंपाउंड्स हैं दे आर रिएक्टिव। नाइट्रोजन एज अ सिंगुलर बॉडी इट इज़ नॉट रिएक्टिव, इट इज़ इनर्ट। आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? अब स्टडी क्या कहती है? फिर से वही रीसेंट स्टडी जो कंडक्ट की गई, वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि वर्ल्ड लेवल पे स्टडी करने के बाद ये पाया गया कि नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है? और नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है, उसके लिए हम किसे स्टडी करें? उसके लिए हमें थोड़ा सा खेती बाड़ी में जाना होगा। आप सभी जानते हैं कि जब आप एग्रीकल्चर करते हैं तो जो पौधा है उसे फर्टिलाइज़र चाहिए, मतलब उसे उपजाऊ ताकत चाहिए। जैसे आपको फूड चाहिए, काम करने के लिए दूध चाहिए, उसे चाहिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, NPK। ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम में खास बात क्या हुई? भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़, जैसे भारत है, यहाँ पर भी मैंने अभी बताया कि जो आउटडोर पोल्यूशन है उसका आधार कहीं ना कहीं रहते हैं गवर्नमेंट लॉज। बहुत समय पहले ही फॉस्फोरस एंड पोटेशियम को डीरेगुलराइज कर दिया गया था, डी एडमिनिस्टर्ड। उसकी कीमतें सरकार तय नहीं करती थी, उसकी क्वांटिटी भी गवर्नमेंट तय नहीं करती थी, उसकी प्रोडक्शन भी गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती थी। लेकिन नाइट्रोजन रेगुलेटेड रहा, उसकी पैदावार, उसकी सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलराइज्ड रही और उस पर सब्सिडी दी जाती रही। इसकी वजह से अब हुआ क्या? किसान की हाथों में फॉस्फोरस और पोटेशियम खरीदने की क्षमता या ताकत तो ना रही, क्योंकि वो महंगा लगा। लेकिन नाइट्रोजन यानी कि यूरिया, ये बड़े लेवल पर सब्सिडाइज था और ये खरीद भी सकता था। और नाइट्रोजन की एक खासियत है कि ये बड़ी तेज़ी से प्लांट की ग्रोथ कर देता है, और किसान को जब अवेयरनेस नहीं दी गई, उस लेवल पर केमिकल नॉलेज नहीं प्रोवाइड की गई, उसने बड़ी तेज़ी से फसलों की ग्रोथ के माध्यम से अपने आमदन को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन का, यूरिया का जम के इस्तेमाल किया। इसके जम के इस्तेमाल करने की वजह से हुआ क्या? एग्रीकल्चरल फील्ड्स में ज़बरदस्त नाइट्रोजन कंसंट्रेशन हो गया। क्यों? क्योंकि आज भी हमारे देश में प्रिसाइज्ड फर्टिलाइजेशन नहीं होता, मतलब किस वक्त किस जगह पे पौधे के कितना डोज देना है, ये टेक्निक्स हमारे पास नहीं है। दूसरा, लेबर बहुत महंगी है, इसकी वजह से छोटी छोटी डोजेज़ में कितनी बार फर्टिलाइज़र देने होते हैं, लेकिन लेबर इतनी महंगी होने की वजह से हम कम से कम डोजेज़ में ज़्यादा छिड़काव कर देते हैं कि मिल ही जाएगा पौधे को। ऐसे में होता क्या है? नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी होती है, NUE। ये जो नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी है हमारी क्रॉप्स की, ये 33% है। तो आपने 100% नाइट्रोजन फेंका, 33% यूज़ हुआ, 67% किधर गया? 67% अब रिएक्ट करके या तो ऑक्सीजन के साथ या किसी न किसी और एस्पेक्ट के साथ क्या बनेगा? कंपाउंड। और वो किधर जाएगा? या वाटर में
या सॉइल में या एयर में। यहाँ से हम आज ये कंसिडर करते हैं कि एग्रीकल्चर लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द नाइट्रोजन है इन द एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि जो रेस्ट 67% है वो सीपेज हो ही जा रहा है। ओके, और ये 67% ही बर्बादी का कारण हो गया है। रीज़न, पहले तो ये बड़े लेवल पर सॉइल की फर्टिलिटी को बर्बाद कर रहा है। उसका कारण, जितना ज़्यादा नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ता है उतना ज़्यादा सॉइल की कार्बन रिटेंशन कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। और जब एक बार सॉइल की कार्बन रिटेंशन कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी तो उस सॉइल में रहने वाले माइक्रो बॉडीज़, वो बैक्टीरियाज, मित्र कीड़े जिन्हें हम कहते हैं दोस्त कीड़े, वो सारे के सारे माइक्रोबियल बॉडीज़ जिन्हें सर्वाइवल के लिए एक मिनिमम लेवल ऑफ कार्बन ज़रूरी है, वो मरने शुरू हो जाएंगे। अगर वो मरने लग जाएंगे तो जितना भी फसलें कट के गिरती हैं, जो भी क्रॉप्स का रेजिड्यू होता है, उसे डिकम्पोज करना ज़रूरी है। उसे डिकम्पोज करने से न्यूट्रिशन मिलता है सॉइल को, वो मिलना ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि तेज़ी से नाइट्रोजन के डोजेस बढ़ते जा रहे हैं, सॉइल का फर्टिलिटी गिरती जा रही है। ये कैसा हुआ? नाइट्रोजन ज़्यादा डाला, सॉइल कम फर्टाइल, माने हमारी क्रॉप ग्रोथ डिमिनिशिंग रेट में ग्रो कर रही है। एक बात सुनो, आपने पहले साल फसल लगाई तो पहले 10 किलो होता था, तो आपने फर्टिलाइज़र डाला तो वो 20 किलो हो गया। समझ रहे हो? पिछली बार से 10 किलो बढ़ा ना। अब फिर आपने फर्टिलाइज़र डाला, 20 किलो होता था, इस बार 30 किलो हुआ। 40 किलो नहीं हुआ, 30 किलो हुआ, 10 किलो बढ़ा। अभी 30 किलो होता था तो वो 35 किलो हुआ। देखो, ग्रोथ तो हो रही है लेकिन डिमिनिशिंग रेट में गिर रही है। ये क्यों हो रहा है? फर्टिलाइज़र देते चले जा रहे हैं लेकिन सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस, क्योंकि हम बाकी कंटेंट ख़त्म कर रहे हैं, जैसे कार्बन। और कार्बन एब्जॉर्प्शन जब सॉइल का ख़त्म, माइक्रोबियल बॉडीज़ की धज्जियाँ उड़ गई। और कार्बन ही वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ाता है सॉइल की, कार्बन ही एक लेवल पे एसिडिक नेचर मेंटेन रखता है सॉइल का। ये सब गया तो फिर सब गया। ये इस सिचुएशन को हम अचीव कर रहे हैं। ये नाइट्रोजन के एक्सेस पॉल्यूशन का ही फॉर्म है। इसे मैं लैंड सॉइल पॉल्यूशन में डीपली पढ़ाऊँगा। दूसरा, नाइट्रोजन का घातक परिणाम हमें देखने को क्या मिला? नाइट्रोजन बरसाती पानी के साथ बह करके लेक्स में चला जाता है, रिवर में, पॉन्ड में, और वहाँ जा करके अनड्यू ग्रोथ ऑफ द एल्गे, पेड़ पौधे, एल्गे, काई, इसकी वजह से पूरा सरफेस ढक जाता है ग्रीन ग्रीन काई के साथ। आप गांव जाते होंगे, अक्सर आपने कुछ छप्पड़ देखे होंगे, कुछ गांव के बाहर पॉन्ड पूरे हरे हरे ढके रहते हैं ना, एकदम ऐसा लगता है अंदर प्या ही है। वो क्यों? क्योंकि आपके घरों से जितना भी आपकी बॉडी से मल निकल रहा है सारा उसमें जा रहा है। तो उसमें यूरिया कितना है, कितनी क्वांटिटी है, आप जो यूरिन पास करते हो तो नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन, सारा नाइट्रोजन जा करके देखा उसका क्या हो गया हाल, यूट्रोफिकेशन। तो लेकिन उसके अंदर फिर जीव जंतु नहीं रह सकते क्योंकि लाइट तो अंदर जाती नहीं। तो यूट्रोफिकेशन जिसे हमें डिटेल में करना है, ये पॉल्यूशन भी नाइट्रोजन के एक्सेस से हो रहा है। इस तरह के एक्सेस जो हमने कमिट कर दिए हैं, इन एक्सेसेस की वजह से आज नाइट्रोजन की मात्रा इतनी हो गई है कि हम ये कह दें कि हमने नई स्टडी में वर्ल्ड में 50 हॉटस्पॉट्स टारगेट किए कि नाइट्रोजन हॉटस्पॉट्स कौन से हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट्स अफ्रीका में मिलते हैं, जिसमें 14 हॉटस्पॉट काउंट अकेले अफ्रीका में हुए और 3 हॉटस्पॉट हमें इंडिया में मिले हैं। एक हॉटस्पॉट्स NCR रीजन दिल्ली, गाज़ियाबाद, और बाकी के हॉटस्पॉट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा में। तो ये एरियाज़ हैं जहाँ पर नाइट्रोजन हॉटस्पॉट है। एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन यूजेज हो रहे हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में बढ़ रहे हैं, और इसका एक नेचुरल रीज़न वॉल्केनिक इरप्शंस भी हैं। नेचुरल रीज़न जो सल्फर डाइऑक्साइड के थे वो इसके भी थे, लेकिन मैन मेड रीज़न इसे तंग कर रहा है। यही ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो एसिड ड्रेन करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। यही ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की एक खासियत क्या है कि अगर इनका एक फॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड बन जाए तो आपको मैं इतना बता दूं कि ये 300 टाइम्स मोर केपेबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट देने के एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आज हमारी इंटर गवर्नमेंटल डिस्कशंस, क्लाइमेट चेंज को लेकर के हमारे कमिटमेंट्स सारे इस बात पर हैं कि हमें कार्बन एमिशन रिड्यूस करना है। अभी 2015 में हम सभी देश पेरिस में मिले और हमने पेरिस एग्रीमेंट ऑन द क्लाइमेट किया। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट क्या कहता है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया था ब्रिटेन में, उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले जो टेम्परेचर हुआ करता था, उस टेम्परेचर के कंपैरेटिवली हमें 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को कंटेन करना है। आई बात समझ में? प्री इंडस्ट्रियल लेवल टेम्परेचर जो ग्लोब का था
उस टेम्परेचर के को बेंचमार्क मान करके हमें 2100 तक, अभी क्या चल रहा है 2019, 2100 तक हमें 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कंटेन करना है। मतलब अगर उस समय मान लीजिए ग्लोबल टेम्परेचर जो भी रहा हो 40 डिग्री, हमें 43 डिग्री तक रखना है, 45 डिग्री हमें 47 डिग्री तक रखना है। ये हमने बेंचमार्क फिगर मानी है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। अब 2100 तक हमें 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और दूसरा प्रण ये है कि हम कोशिश तो 1.5 डिग्री की करेंगे कि 1.5 डिग्री तक हम टेम्परेचर को कंटेन करें। जितनी कोशिश करनी कर लें, टेम्परेचर जाएगा 4-5 डिग्री, फुल्ले की तरह भुन के ना बाहर आ जाए तो कह देना, ये मैं आपको बता दूँ। आई बात समझ में? ऐसा जो वादा किया गया है, ये जो प्रतिज्ञाएं हमने पेरिस एग्रीमेंट में कर दी हैं, उसमें 300 गुना ज़्यादा इफेक्टिव एक गैस जिसे हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, वो बढ़ रही है तेज़ी से, जिस पे अभी डिस्कशन ही नहीं होनी शुरू हुई, अभी डिस्कशन ही नहीं हो रही, जिसका इम्पैक्ट 300 टाइम ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से, और हॉटस्पॉट बनने शुरू हो गए हैं। तो आने वाले दिनों में इंटर गवर्नमेंटल क्लाइमेट चैनल पैनल्स में आप अगर सुनेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा इम्पैक्ट इसका होगा, और आप इसकी एमिशन को कंट्रोल करने के बारे में डिस्कशंस कर रहे होंगे। अब हम इन दोनों के मिलन से, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के मिलन से जो एसिड रेन बनती है वो कैसे बर्बाद करती है, सारा एसिड रेन का फिनोमेना समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुख निदान, अब हम अम्लीय वर्षा कराएंगे, सोना मत कराएं। एसिड रेन, हिंदी में अम्लीय वर्षा। एसिड रेन कौन सी होती है? ये वो रेन होती है जिसमें राहुल गलती से भी नहाना मत, ना नुकसान हो जाएगा। मुझे फ़ोन कर लेना सर, जो रेन हो रही है कौन सी है, तो मैं बता दूंगा। होता क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर क्रिएट हुए, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन क्रिएट हुए। एटमॉस्फेयर में जाने के बाद जब ये वाटर वेपर के साथ दोनों का कॉम्बिनेशन, SO2 एंड NO का कॉम्बिनेशन जब वाटर वेपर्स के साथ हुआ तो इनके फॉर्म्स कन्वर्ट हुए, सल्फ्यूरिक एसिड बने और नाइट्रिक एसिड बने। और सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड अल्टीमेटली जब बरसे बारिश बन के तो एसिडिटी हो गई, और इसको हमने नाम दिया एसिड रेन। इसको ऐसा नाम क्यों दिया हमने एसिड रेन, इसको समझना होगा। देखिए, हम किसी भी मटेरियल की एसिडिटी एंड बेसिसिटी का पता लगाते हैं, उसके लिए हमने एक स्केल रखा है, दैट इज़ pH स्केल। ठीक है, पोटेंशियल हाइड्रोजन कितना है, मतलब हम हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस के बेसिस पर ये जस्टिफाई करते हैं कि ये एसिडिक कैरेक्टर है या बेसिक। ये सारा हम पहले क्लाइमेट के, वेजिटेशन के लेक्चर्स में अच्छे से बता चुके हैं। जैसे 0 से 14 तक का ये स्केल होता है, इसमें 0 से 7 तक सिमरन क्या होता है, एसिडिक होता है, 7 से 14 तक बेसिक होता है। मतलब ये आप किसकी प्रेजेंस के बेसिस बताते हैं, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस बदलती चली जाती है, हाइड्रोक्साइड बनता चला जाता है। यही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, H+OH-, ये एक कंसेप्ट है। अगर H+ प्रिडोमिनेंट है तो एसिडिक है, OH- है तो एल्कलाइन है, बेसिक है। ओके, कैसे इसको हमने किया, जो नॉर्मल बारिश होती है उसमें एसिडिटी 5.6 होती है। नॉर्मल बारिश में pH कितना होता है, 5.6। लेकिन जब pH स्केल 5.2 से पीछे चला जाए, pH लेवल 5.2 से नीचे चला जाए तो उसे हम एसिडिक कहते हैं। लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि मैंने अभी आपको ये समझाया कि 0 से 7 तक एसिडिक होता है ना। अब जब 0 से 7 तक एसिडिक होता है तो मैंने 5.2 से नीचे वाले को ही एसिड रेन क्यों कहा। 5.2 से लेकर 7 के बीच में जो रेन है वो भी तो एसिडिक है। तो मोस्टली जो बरसातें होती हैं वो 5.2 या 3 से लेके 6 के pH के बीच में होती हैं। लेकिन हम इन्हें उस लेवल पर एसिडिक नहीं कहते, क्यों, जबकि इनमें एसिड कंटेंट होता है। वो क्या होता है आप जानते हैं, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उसकी ये टेंडेंसी है कि वो पानी में घुल जाती है, और जब वो वाटर वेपर के साथ
या बरसात के साथ घुलनशील हो जाती है तो जन्म होता है कार्बोनिक एसिड का। तो ऑलमोस्ट ये जो अवेलेबल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ये वाटर के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बनती है, लेकिन ये इतने डाइल्यूटेड वर्जन में होती है कि इसका इम्पैक्ट बहुत ही माइल्ड होता है। इसकी वजह से हम उसे एसिडिक नहीं कहते। लेकिन जैसे ही पी 5.2 से नीचे pH आता है वो एसिडिक हो जाती है। अब आपसे कोई सवाल पूछे कि आम तौर पर वर्षा अम्लीय होती है या क्षारीय, एसिड होती है बेसिक, तो आंसर इज एसिड। रेनफॉल एसिडिक होता है, इसलिए आपको कहा जाता है कि पीठ पे अगर दाने हो गए हैं तो वर्षा में नहाओ, ठीक हो जाएंगे। तो ठीक हो जाते हैं क्योंकि माइल्डली एसिडिक होती है वो। ओके, क्लियर हुई इतनी बात? ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। अनदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, अब 5.2 के एसिडिक कैरेक्टर के साथ ये बारिश नीचे गिर रही है तो कैसे नुकसान पहुंचाती है, किन किन चीज़ों को नुकसान पहुंचाती है, उन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। सबसे पहला नुकसान हम वाटर बॉडीज़ में करते हैं, पानी में, लेक, रिवर, इनसे जुड़े हुए माहौल को कैसे नुकसान पहुंचता है। देखिए, जो फ्रॉग होते हैं, जो फिशेस होते हैं, ये अपने एग ले करते हैं और इन एग को हैच होना होता है। लेकिन जैसे ही pH स्केल 5.2 से नीचे आता है, जो ये एग हैं, गैमेट हैं, ये गैमेट मरने शुरू हो जाते हैं। यानी कि फिश, फ्रॉग, इस तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पानी में है, इनकी हैचिंग नहीं हो पाती एग की, मतलब उनके नए बच्चे जन्म नहीं ले पाते, तो उनकी ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ नंबर ख़त्म हो गई। दूसरा, जैसे ही pH लेवल 5 से बिलो 4 तक रीच कर जाता है, जीव जंतु, मछलियाँ भी मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो बॉडी में एंजाइम्स हैं वो उस लेवल पर इतने एसिडिक पानी के अंदर अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू नहीं रख पाते। इसकी वजह